अब तो सैलरी बढ़ गई है लेकिन फिर भी पैसे नहीं बचते। कितना भी कमा लो कम ही पड़ता है। जब महीने के 10,000 कमा रहे थे फिर भी पैसे नहीं बचते थे। अब महीने के लाख रुपए कमा रहे फिर भी पैसे नहीं बच रहे। क्या आपका भी यही मानना है, आपका भी यही विश्वास है कि कितना भी पैसे कमा लो जो कम ही पड़ेगा? तो ये समय आ गया है कि आपके विश्वास को चेंज करने का। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे पैसे हम सेव कर सकते हैं और साथ ही फ्यूचर में कैसे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत ही मुश्किल काम है, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट का काम है, इसके लिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा फाइनेंशियल प्लानिंग और साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 बुक को रेफ़र किया है। वो 2 बुक के बारे में मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि वो कौन सी 2 बुक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इलिटरेट के बारे में। हम सबको ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट होते होते हम सबके पास जो एक घर होनी चाहिए, एक कार होनी चाहिए, हमारे बच्चों की जो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और एक रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस होना चाहिए, एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए ताकि जो हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेंटेन कर सके रिटायरमेंट के बाद। और हम जब भी ऐसा सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा, हमारी जो सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सब कुछ जो है अचीव कर सकते हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके। इंडिया में ऐसा होता है कि नॉर्मली हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सिखाया जाता है और इसलिए जो ये हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और हमें ऐसा लगता है कि ये सब जो है एक्सपर्ट का काम है, इसके लिए हमें जो है इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का जो है बहुत नॉलेज चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ जो है आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों का जो है ध्यान रख के, कुछ चीज़ों को जो है फॉलो करके अच्छे तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कितना भी कमा लो आपको जो है पैसा कम ही पड़ेगा और आपके बैंक में जो है हमेशा बैलेंस कम रहेगा। आपको हमेशा लगेगा कि कितना भी कमा लो जो है पैसे कम पड़ते हैं। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब होता है? सही जगह इन्वेस्ट करना, सेव करना, अच्छे इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, अपने रिटायरमेंट के लिए सही प्लानिंग करना, इन सब चीज़ों को जो है हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 10% फार्मूला की। अपने ज़रूरत को मार कर ज़्यादा सेव करना या फिर अपना खर्चा बहुत ही कम कर देना गलत बात है। सेविंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सैलरी का जो है 10% हिस्सा अलग निकाल के रख दें और उस 10% को आप अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उस पैसे को जो है या तो सेविंग अकाउंट में रहने देते हैं या तो उसका फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन ये दोनों ही तरीका बहुत ही गलत है। इससे जो है आपका जो रिटर्न होता है वो बहुत ही कम मिलता है और ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। आप जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करे। और इंडिया में नॉर्मली हर साल इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% रहती है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7% या फिर उससे नीचे है, इसका मतलब ये होता है आपके पैसे की वैल्यू या तो कम होते जा रही है या तो उतनी ही रह रही है, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम 8% से ऊपर हो। और ये 10% को जो इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें SIP के थ्रू। आप में से जिन लोगों को जो है म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम अपना पैसा जो है एक AMC को देते हैं जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ठीक उसी तरह हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो है AMC को पैसा देते हैं। हर AMC में जो है बहुत सारे फंड मैनेजर होते हैं जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और वो इन पैसों को जो है अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। पैसे को जो है डाइवर्सिफाई कर देते हैं ताकि रिस्क जो है मिनिमाइज़ किया जा सके। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है शेयर बाय करने से बचें, क्योंकि इसमें आपका जो है लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में जो है आपका रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए अगर आप 1000 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1000 रुपये कम से कम 50 से 60 जगह पे इन्वेस्ट होता है। अगर कोई एक कंपनी जो है ख़राब परफॉर्म करती है या फिर डूब भी जाती है तो इससे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपका पैसा जो है कंपाउंड होता रहता है। इस पर आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें अपना पोर्टफोलियो जो है कैसे बना के रखना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। और 10% को इन्वेस्ट करने का जो दूसरा तरीका है, इसको आप जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने आप अपने सैलरी का 10% हिस्सा जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको बहुत सारी बातों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा।
वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा हिस्सा है विल, जिसे हम वसीयत बोलते हैं। लोग नॉर्मली जो है वसीयत को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत टाइम है और समय आने पर वो बनाएंगे। और उनके लिए जो सही समय होता है कि जब वो आईसीयू बेड पे पहुंच जाएंगे और जब मरने वाले होंगे उससे एक दिन पहले वो वसीयत बनाएंगे। और नॉर्मली आपने टीवी में भी यही देखा होगा कि जब लोग मरने वाले होते हैं तो उससे एक दिन पहले वसीयत बनाते हैं। और ये बात भी सही है, क्योंकि जो हमारी मूवी जो होती है समाज का आईना होती है। जो समाज में होता है वही दिखाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही गलत है। आपको समय रहते जो है वसीयत बना लेना चाहिए, ताकि अगर अचानक आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके परिवार वालों को आपकी संपत्ति यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी वसीयत नहीं बनी है तो आपकी प्रॉपर्टी जो है फ्रीज हो जाएगी और फिर उसे यूज़ करने के लिए आपके परिवार वालों को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे। इसीलिए आप सही समय रहते वसीयत बना के रखें और उसे समय के साथ अपडेट करते रहें। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के तीसरे हिस्से के बारे में, जो है लाइफ इंश्योरेंस। आपको समय रहते जो है सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर आपके पास जो है बहुत सारा कॉर्पस है, बहुत सारा पैसा है, उस कंडीशन में भी जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर अगर नो है तो आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस जो है बहुत जल्दी ले लेना चाहिए। जैसे ही आपको जॉब लगता है, सबसे पहला आपको जो काम करना है, आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आप इसे इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ मिक्सअप ना करें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ कंबाइन करके पॉलिसी खरीदते हैं। इसकी वजह से होता ये है कि ना आपको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, ना इन्वेस्टमेंट प्लान का। जो प्लान्स होते हैं इनका टैगलाइन ऐसा होता है कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि ना तो आपके ज़िंदा रहते आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है, ना आपके जाने के बाद आपके परिवार को लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप अपने लाइफ इंश्योरेंस के जो है इन्वेस्टमेंट प्लान से अलग ही रखें। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये होगा कि आपको जो है कवरेज बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपको प्रीमियम जो है कम देना पड़ेगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, आप कितने वैल्यू का जो है लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपके जो भी मंथली एक्सपेंस होते हैं इसमें हर चीज़ कवर होना चाहिए। आपके जो है घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो उसका ईएमआई कितना आता है, ये सब आप कैलकुलेट कर लीजिए। और एक महीने का जो भी खर्चा आता है उससे 12 से मल्टीप्लाई करिए और उससे क्या होगा कि आपका एक साल का खर्चा आ जाएगा। और ये पैसे आपको और कितने साल के लिए लगने वाले उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपको 20 साल 25 साल तक के लिए लगने वाला है, और जो भी अमाउंट आएगा उतने अमाउंट का जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, ताकि आपके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाता है तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को जो है फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने लाइफ जो है अच्छे से बिता सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल इंश्योरेंस लेना। आपने अब सेविंग करना शुरू कर दिया है, उसे आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आपने वसीयत भी बना के रखी है। लेकिन इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मेडिकल इंश्योरेंस लेना। क्योंकि आपके घर में अगर कोई बीमारी निकल के आ जाती है तो आपकी जो ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो रातों रात निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने परिवार के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस लें, ताकि जो भी मेडिकल खर्चे हैं उससे आप जो है बच सके। तो अब हम बात करते हैं होम स्वीट होम के बारे में। घर लेना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए, ये बहुत ही डिबेट का मुद्दा है। और इंडिया में नॉर्मली जब भी घर लेने की बात आती है तो लोग जो है बहुत ही इमोशनल लेवल पे डिसीजन लेते हैं और इमोशन में आके जो है घर खरीद लेते हैं। और फिर ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी भर ईएमआई के चक्कर में फंसे रहते हैं, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो आइए कुछ पॉइंट को देखते हैं जो आपको जो है घर लेने से पहले देखना चाहिए। आप जब भी घर ले रहे तो आप ये ज़रूर देखें कि आप जहाँ घर ले रहे क्या आप वहाँ पे लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। दूसरा, क्या आपके पास परमानेंट और स्टेबल जॉब है। अगर आपके पास परमानेंट और स्टेबल जॉब नहीं है तो आपके ऊपर जो है ईएमआई का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा और आपको जो है बहुत ही प्रेशर फील होगा ईएमआई पे करने के लिए। तीसरा, आपकी फैमिली जो है बड़ी है, उसमें 2-3 लोग अर्निंग मेंबर है, तभी भी आपका जो है घर लेने का डिसीजन जो है सही है। चौथा, यंग लोगों को जो है कभी भी प्रेशर में आके जो है घर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको अलग अलग जगह पर रहना पसंद है या फिर आपका जॉब ऐसा है जिसमें जो है हर रेगुलर इंटरवल में जो है आपका ट्रांसफ़र होते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है आपको जो है घर नहीं खरीदना चाहिए, आपको जो है रेंट पर ही रहना चाहिए। और जो भी पैसा आपका बचता है उसे जो आपको जो है कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कोई भी घर खरीदने से पहले आप इन बातों को जो है ध्यान में रख सकते हैं,
ताकि आप जो भी डिसीज़न ले वो सही हो। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। अभी आपने जो है सेविंग करना शुरू कर दिया है, उसे आप जो है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसा करते करते आप जो है धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। और एक बार अमीर बन गए तो उसके बाद जो है आपको कैसे अमीर बने रहना है उसके बारे में हम बात करते हैं और साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझने की कोशिश करते हैं। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन अच्छा बिहेवियर नहीं खरीद सकते। इसलिए आपको जो अगर अमीर बने रहना है तो आपको जो है हम्बल रहना पड़ेगा। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी जो है रजत गुप्ता के बारे में है। रजत गुप्ता जो है कोलकाता के एक छोटे से शहर से आते हैं और रजत गुप्ता जो है बचपन से ही अनाथ थे, लेकिन वो बहुत ही मेहनती थे और सिर्फ 45 साल की उम्र में जो है वो मैकेंजी के सीईओ बन गए थे और 2008 तक वो जो है $100 मिलियन की संपत्ति उन्होंने जो इकट्ठा कर ली थी। अब रजत गुप्ता को जो है मिलेनियर से जो है बिलियनियर बनना था और 2008 में रजत गुप्ता जो है गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर बन गए और उस समय जो है गोल्डमैन सैक्स जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और उस समय वॉरेन बफेट ने जो है इस कंपनी को बचाने के लिए गोल्डमैन सैक्स में जो है $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया। और चूंकि रजत गुप्ता जो है बोर्ड के मेंबर थे, उन्हें पहले ये बात पता चल गई थी, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इससे जो है कुछ पैसे कमा लिए जाए। उन्होंने ये बात जो है एक हेज फंड कंपनी को बता दी कि वॉरेन बफेट जो है इस कंपनी में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसे कि हम एक इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उस हेज कंपनी ने क्या किया कि गोल्डमैन सैक्स के 1.5 लाख शेयर्स खरीद लिए और जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ आती है कि वॉरेन बफेट ने जो है गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, तो उस कंपनी का जो शेयर जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ा और उस हेज फंड कंपनी ने जो है सिर्फ कुछ ही दिनों में $15 मिलियन कमा लिए। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं और ये बात जो है बहुत जल्दी पता चल गई कि रजत गुप्ता ने जो है इस बात को लीक किया था और उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया और उन्होंने जो है रातों रात अपनी सारी संपत्ति, सारा नेम फेम सब गंवा दिया। तो अब बात ये आती है कि जब उनके पास इतना पैसा था तो उन्हें और पैसे कमाने की क्या ज़रूरत थी गलत तरीके से, क्योंकि उनके पास इनफ का सेंस नहीं था। तो इस स्टोरी से जो है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये होता है कि आपको खुद को जो है और दौलत इकट्ठा करने से रोकना। ज़्यादा पावर, ज़्यादा फेम और ज़्यादा मनी का लालच सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा आपके एम्बिशन को जो है बढ़ावा देता है। फिर आप जो है बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने लगते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं और आप अपनी हद भूल जाते हैं कि आपको कहाँ पर रुकना है। दूसरा लर्निंग है खुद को दूसरों से कंपेयर करने से रोकना। जब भी आप दूसरों से खुद को कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा यही लगेगा कि आप दूसरों से जो है कम हैं। अगर एक कबड्डी का प्लेयर एक क्रिकेट के प्लेयर से कंपेयर करता है तो उसको हमेशा यही लगेगा कि वो कम कमाता है। एक रणजी क्रिकेट प्लेयर एक नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर से कंपेयर करेगा तो रणजी प्लेयर को हमेशा ये लगेगा कि वो बहुत कम कमाता है। एक नेशनल लेवल का क्रिकेट प्लेयर वो अंबानी से कंपेयर करने चला जाए तो उसको हमेशा लगेगा कि वो बहुत कम कमा रहा है। अगर अंबानी जेफ बेजोस से कंपेयर करने गए तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो बहुत कम कमा रहे। तो सोशल कंपैरिजन का जो है कोई लिमिट नहीं है। आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इसलिए आपको जो है कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जीतने और पैसे कमाने की जो है कोई भी लिमिट नहीं होती है। जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लड़ो ही मत। लास वेगास के कसिनो का एक डीलर ने ये बोला था कि अगर आपको कसिनो में जाके जीतना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कसिनो में जाते ही जो है आप बाहर निकल लें। तीसरा लर्निंग, कुछ चीज़ें जो है पैसे और फेम से जो है बढ़कर होती है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो। और ये बात जो है रजत गुप्ता ने जो है जेल से छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स से बोला था। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे ये पूछा कि आप ये घटना से जो है क्या सीखते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि हमें किसी भी चीज़ से जो है अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, चाहे वो आपका जो है दौलत हो या आपका शोहरत। और बाद में उन्होंने ये बोला कि ये सब चीज़ें जो है उनके लिए मायने नहीं रखती है, उनका रेपुटेशन जो है अब उनके लिए जो है कोई मायने नहीं रखता है, वो अब इन सब चीज़ों से जो है अटैचमेंट नहीं रखते हैं। बट उनका कहना जो है गलत था, क्योंकि जो है वो अपने किए की सफाई दे रहे थे। रेपुटेशन बेशक कीमती है, आपकी फ्रीडम जो है बेशक कीमती है, आपके फ्रेंड्स और आपके परिवार बेशक कीमती है, आपका जो है दूसरों को प्यार करना और उनसे प्यार पाना बेशक कीमती है, आपकी खुशियाँ बेशक कीमती है। और इन सब को पाने का जो एक ही तरीका है, आपको जो है अपने हद को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब इनफ का मतलब जो है इनफ होता है। पैसे कमाना और उसे बनाए रखने में बहुत फ़र्क है। पैसा कमाने के लिए जो है आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको जो है हम्बल रहना पड़ेगा।
क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि कब आपकी पूरी दौलत जो है आपसे छीन जाए और आप जो है गरीब बन जाएंगे। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती, कभी आपके पास होती है, कभी आपके पास नहीं होगी। लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसलिए आपको जो है हमेशा हम्बल रहना है। आपको अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपको जो है हम्बल रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 बुक को रेफ़र किया है। पहला बुक है द वेल्दी बार्बर और दूसरा बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इस बुक को परचेस करके डिटेल में जो है फाइनेंशियल प्लानिंग और साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जो है पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पता चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।